हमारा देश भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या खेती पर ही अपना जीवन यापन करती है। ऐसे में देश की आधे से ज्यादा आबादी का आर्थिक स्रोत जब खेती ही है, तो उसे बढ़ाने के लिए भी तो कुछ करना ही पड़ता है ना। और उसी कुछ तो करने में फॉर्मूला इजाद किया गया, यूरिया फर्टिलाइजर्स का। जी हाँ, ये वही यूरिया फर्टिलाइजर है जिसमें ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारे पौधों और फसलों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि नाइट्रोजन को अलग से क्यों देने की जरूरत है, जब वो हमारे आसपास के वातावरण में 78% के आसपास है। तो ये बात भी देखिए बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि फैक्ट्रीज में इसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाकर इसे फर्टिलाइजर के रूप में कुछ ऐसे तैयार किया जाता है जो कि हमारे फसलों के लिए अमृत का काम करता है, जिसमें कि ज्यादा मात्रा में पौधों को जरूरी पोषक तत्व और नाइट्रोजन मिल पाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बताते हैं कि आखिर यूरिया फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और क्या होता है इसका मेकिंग प्रोसेस। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बीच में छोड़कर तो जाने की सोचिए भी मत। यूरिया के अंदर मेनली नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारे पौधों और फसलों की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए यूरिया को बनाने के लिए सबसे पहले इस नाइट्रोजन गैस को लिक्विड या फिर सॉलिड में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए तमाम तरह के प्रोसीजर्स को अपनाया जाता है। और इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को भी लगाया जाता है। वैसे तो अब 80% यूरिया इंडिया में ही बना लिया जाता है, पर बावजूद इसके 20% यूरिया हमें अभी भी बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। फैक्ट्रीज में इस यूरिया को बनाने का काम कुल 3 स्टेप्स में पूरा किया जाता है, जिसमें सबसे पहले लिक्विड यूरिया को तैयार करने का काम शुरू होता है। अब ये तो हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं ना कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। ऐसे में इस नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये तो आपने अपने बचपन की किताबों में भी पढ़ा होगा। अब इस प्रोसेस के बाद इस नाइट्रोजन को फैक्ट्रीज में हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके इसको प्रोसेस करवाया जाता है और इस तरीके से हमें अमोनिया गैस मिल पाती है। लेकिन अब यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं है, बल्कि इसके बाद आगे के स्टेप में इस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, जिस वजह से इनके रिएक्शन से अमोनियम कार्बोनेट और काफी मात्रा में एनर्जी भी जनरेट होती है। वैसे ये एनर्जी यहाँ पर वेस्ट नहीं जाती है, क्योंकि इसे आगे के लिए यूज कर लिया जाता है। और कुछ इसी तरीके से फर्स्ट स्टेज भी हमारा फिनिश हो जाता है। अब बारी आती है सेकेंड स्टेज की, जिसमें लिक्विड अमोनियम कार्बोनेट में और टेम्परेचर को ऐड किया जाता है, ताकि उससे पानी को इससे अलग किया जा सके और हमको ज्यादा से ज्यादा सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट ही मिल सके। अब वैसे अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा यूरिया जो होता है ना, वो कभी छोटे छोटे दाने में होता है। तो सवाल अब ये उठता है कि इतने बड़े अमाउंट से इतने छोटे छोटे दाने आखिर कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है, जिसमें इन्हें एक बड़े से कूलिंग टार से होकर गुजारा जाता है और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। वैसे ये बड़े बड़े टार्स जनरली कुछ और नहीं बल्कि बड़ी बड़ी चिमनियां होती हैं, जो कि गर्म गैस को ठंडा करने का काम करते हैं और फिर उसके बाद उसे फ्री एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि सरकार की तरफ से ये सख्त गाइडलाइंस हैं कि गर्म गैस को ऐसे ही सीधे वातावरण में नहीं छोड़ा जा सकता है। इसीलिए इसे ठंडा करना बहुत ही जरूरी है और ये वातावरण को ध्यान में रखते हुए एक जरूरी कदम है। और यही वजह भी है कि इन चिमनियों को काफी बड़ा और ऊंचा ऊंचा बनाया जाता है, ताकि ऊपर पहुंचते पहुंचते ये गैसेस ठंडी हो जाएं। लेकिन यहाँ पर यूरिया के केस में इन कूलिंग टार्स का काम लगभग अलग ही होता है। इसमें ऊपर से अमोनियम कार्बोनेट को स्प्रे किया जाता है और नीचे से ठंडी हवाओं को छोड़ा जाता है। ऐसा करने से दोनों बीच में जाकर जहां पर मिलते हैं, वहां पर अमोनियम कार्बोनेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और टार के नीचे कलेक्ट भी हो जाता है। यहाँ पर एक प्लेट की मदद से इन बॉल्स को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से पास करवाया जाता है। अब इसके बाद अगली प्रोसेस में बारी आती है नीम कोटेड यूरिया की, जो कि आजकल मार्केट में धड़ल्ले से मिलने लगा है। दरअसल इसकी कोटिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि बिना इसके कई इंडस्ट्रीज के दौरान इस यूरिया और इस पर मिलने वाली सब्सिडी का मिसयूज किया जाता था। जब हमारे भारत देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस वक्त किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उन्हें यूरिया के दामों में रियायत देने के लिए सरकार की तरफ से यूरिया की खरीदी पर सब्सिडी दी जाती थी, जिसमें 250 से लेकर 2000 किलो का था वो, और जिससे कि सरकार पर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा था। अब उसी बर्डन को कम करने के लिए इस पर नीम का स्प्रे किया गया, जिससे कि कोई भी फैक्ट्री इसे इंडस्ट्री में यूज ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये यूरिया फिर उनके किसी काम का रह ही नहीं जाएगा। साथ ही नीम के स्प्रे करने से एक फायदा यह भी हुआ कि जब नीम जमीन के अंदर गया तो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम हानिकारक तत्वों और कीटों को भी जड़ से खत्म कर दिया गया।
अगर हम केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की माने तो साल 2015 से 16 में देश में यूरिया का कंजम्पशन 95 मिलियन से कुछ ज्यादा का था, जो कि 2018 और 19 में बढ़कर 31.5 मिलियन टन के आसपास पहुंच गया। वैसे आपने यूरिया के बनने का प्रोसेस तो अब जान लिया,